हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। हुए कहा, आप गलत नहीं है। पैतृक जानवर वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यही वो ताकत है जो उन्हें हम सभी से छिपाए रख सकती है, अन्यथा यह इतना आसान नहीं होना चाहिए, बाई गू ने कहा। उन्होंने कहा, इसके अलावा एक सिद्धांत ये भी है कि पैतृक जानवर शायद अभी अभी जीवित हुआ है, इसलिए वो अभी भी कमजोर है और छिपा हुआ है। इसलिए ईश्वरीय जानवर उसे ढूंढकर उसकी मदद करना चाहते हैं और व्यक्तिगत लाभ के लिए उसे अपने कबीले के करीब लाना चाहते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि वह कौन सा पैतृक जानवर है जो वापस लौटा है। कौन? जू चांग ने पूछा। ऐसा क्यों है कि आप सभी को ये बातें पता है और मुझे नहीं? शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहते थे। काला कछुआ कबीला हमेशा से ऐसी चीजों से दूर रहा है। तुम्हारे पिता शायद तुम्हें वापस नहीं चाहते थे, बाई गू ने समझाया। वह कौन है जो वापस आया है? जू चांग ने पूछा। और तुम्हें कैसे पता कि वह दोनों में से कौन है? मुझे इस बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरे पिता ने मुझे आकाश में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष के महत्व के बारे में बताया था। तुम्हें वह याद है? अचानक इंद्रधनुष, मैंने सोचा था कि यह बस एक प्राकृतिक विसंगति थी, जू चांग ने पूछा। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन मेरे पिता ने कहा कि यह सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं हुआ, बल्कि हर जगह होता है। इसमें कुछ भी प्राकृतिक नहीं है। इस वजह से हर कोई मानता है कि यह प्राचीन गोल्डन फीनिक्स है जो वापस आ गया है, बाई गू ने आह भरते हुए कहा। इसीलिए हमें मंदिर में प्रवेश करने और कुछ सुरागों या इसका पता लगाने के तरीकों की जांच करने के लिए यहाँ भेजा गया है, जू चांग ने कहा। गोल्डन फीनिक्स का पता लगाने के तरीके? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। उसने सोचा था कि वे प्राचीन असंख्य जानवर के लिए यहाँ आए थे, लेकिन वे दूसरे जानवर की तलाश कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि कोई नहीं जानता था कि वह कौन था जो वापस आया था। लेकिन ये भी बुरा था। क्या होगा अगर वे सही थे और प्राचीन इंद्रधनुष फीनिक्स वास्तव में वापस आ गया था? दक्ष को नहीं पता था कि वह उस मामले में स्थिति को कैसे हल कर सकता है। उसने जो सुना था उसके अनुसार दोनों पैतृक जानवर दुश्मन थे। अगर दूसरा वापस आ गया होता तो लिटिल स्नो उससे ज्यादा खतरे में था जितना उसने सोचा था। सौभाग्य से उसने अभी तक प्राचीन रेनबो फीनिक्स से बातचीत नहीं की थी। इसका मतलब था कि अगर वह वास्तव में यहाँ था तो वह रिंग में लिटिल स्नो को ट्रैक नहीं कर सकता था। फिर भी यह अच्छी खबर नहीं थी, क्योंकि बाई गू ने जो कहा उसके अनुसार ईश्वरीय जानवर पैतृक जानवर को लुभाना चाहता था। अगर उन्हें पैतृक इंद्रधनुष फीनिक्स मिल जाता तो वे उसकी निजी सेना बन जाते, जो भी अच्छी खबर नहीं थी। उसने सोचा कि क्या वो उन्हें प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स की तलाश करने से पहले लिटिल स्नो के बारे में बता सकता है, लेकिन यह विचार भी तुरंत त्याग दिया गया क्योंकि उसे याद आया कि यह अच्छा नहीं था। वो समझ गया कि लिटिल स्नो ईश्वरीय जानवरों की तुलना में बहुत कमजोर थी। अगर हालात बिगड़े तो वो खुद की रक्षा नहीं कर सकती थी। इसके अलावा ईश्वरीय जानवर राजा उसकी ताकत भी चुरा सकते थे। शायद यही कारण था कि रेनबो फीनिक्स बीस्टली किंग्स के पास नहीं गया था, क्योंकि वह कमजोर था और वह अवशोषित नहीं होना चाहता था। वह अपनी ताकत वापस पाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह गर्व से अपनी पूरी महिमा में वापस आ सके। अगर ऐसा था तो दक्ष का मानना था कि यह एक दौड़ थी, समय के खिलाफ दौड़। जैसे वह अपने वंश के पूरी तरह से जागने से पहले तियान शेन का सामना करने के लिए समय के खिलाफ दौड़ में था, उसी तरह लिटिल स्नो भी पैतृक इंद्रधनुष के खिलाफ दौड़ में था कि कौन अपनी ताकत वापस पा सकता है। दक्ष को लग रहा था कि लिटिल फीनिक्स दौड़ में थोड़ा पीछे है, लेकिन उसे उम्मीद थी कि वह बस ज्यादा सोच रहा होगा। अगर मैं उनके साथ रह सकता हूँ तो मैं रेनबो फीनिक्स को ट्रैक करने का तरीका भी खोज सकता हूँ। अगर यह वास्तव में कमजोर है जैसा कि वे बताते हैं तो मैं इसे खतरा बनने से पहले ही खत्म कर सकता हूँ। ये वास्तव में ज्यादा फायदेमंद लगता है, दक्ष ने सोचा। वह यहाँ फीनिक्स ब्लड पाने के लिए आया था, लेकिन उसे कुछ और ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मिल गई थी। वह एक अच्छा अवसर खोना नहीं चाहता था। सिद्धांत कुछ हद तक सही तो लगते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, इसमें अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है।
जू चांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ठीक है, चलो सोचने का काम बड़ों पर छोड़ देते हैं। हम यहाँ कोई रास्ता निकालने के लिए हैं। उसके बाद वे जो चाहे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम गलत हैं तो हम कुछ खो देंगे। बस सभी अवसरों का लाभ उठाना बेहतर है, बाई गू ने कहा। मुझे लगता है कि वो सही है। अगर कोई संभावना है तो हमें जांच करनी चाहिए, दक्ष ने सहमति जताई। वो नहीं चाहता था कि जू चांग मिशन छोड़कर उसे वापस ले आए। वो दूसरों के साथ तभी तक जुड़ सकता था जब तक जू चांग यहाँ था। अगर वो चला गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें कुछ बात है। प्राचीन जानवरों के मूल मंदिर की खोज करना भी साहसिक हो सकता है। चुनौतियां निश्चित रूप से दिलचस्प होंगी, जू चांग ने सिर हिलाते हुए कहा। वो बाई गू की ओर मुड़ा। मैं भी साथ चलूंगा, लेकिन चाबियों का क्या मामला है? हाँ, मैं भी तुम्हें यही बताऊंगा। मुझे भी पिताजी के बताने के बाद ही पता चला। तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी मैं कुछ समय पहले थी। यह क्षेत्र, यह मूल मंदिर है, लेकिन यह एक ही समय में नहीं है। इसके अंदर एक और मूल मंदिर है जो कि सच्चा है। दूसरे मंदिर के अंदर जाने का एकमात्र तरीका 3 चाबियों का उपयोग करना है, और 3 चाबियां हमेशा इस क्षेत्र के अंदर ही रहती हैं, अलग अलग जगहों पर खो जाती हैं। तो हमें प्रवेश करने के लिए चाबियां ढूंढनी होंगी, लेकिन यह उतना कठिन नहीं है जितना लगता है। भले ही मंदिर को खोलने के लिए केवल 3 चाबियां हैं, लेकिन वास्तव में इस क्षेत्र में 9 चाबियां दबी हुई हैं। प्रत्येक ईश्वरीय कबीले के लिए एक। हमें उन 9 में से 3 को ढूंढना होगा। मेरे पास एक है, आपके पास भी एक है, और हो सकता है कि किसी और को भी एक मिल गया हो। हमें मंदिर की जांच करनी चाहिए। अगर किसी को चाबी मिली है तो वे भी वहीं होंगे। तो मंदिर कहाँ है? जू चांग ने पूछा। उस दिशा में, मेरे पीछे आओ। बाई गू ने उड़ना शुरू कर दिया। ओह ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताना चाहिए। हम 3 ही इस राज्य में ईश्वरीय कबीले के वारिस नहीं हैं। वहाँ और कौन है? लगभग सभी कबीलों ने यहाँ लोगों को भेजा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, बाई गू ने कहा। व्हाइट टाइगर कबीला, ड्रैगन कबीला, फीनिक्स कबीला, वे सभी यहाँ है। फीनिक्स यहाँ है? दक्ष ने आश्चर्य से पूछा। जू चांग को फीनिक्स की कम और किसी और की अधिक चिंता थी। यहाँ 2 सबसे मजबूत कबीले थे, ड्रैगन और व्हाइट टाइगर्स। इसके अलावा वे दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते थे। यात्रा निश्चित रूप से विस्फोटक होने वाली थी। ऐसा लग रहा था जैसे सभी महाशक्तियां एक जगह इकट्ठा हो रही हो। भले ही यह मकबरे की खोज के लिए था, लेकिन वह जानता था कि वे एक साथ काम नहीं करेंगे। वे सभी पहले उत्तर पाने के लिए अपने अपने फायदे उठाने की कोशिश करेंगे। अब हर कोई बाई गू की तरह था। आखिरकार फीनिक्स कबीले ने एक प्रतिनिधि भेजा था। बाई गू ने दक्ष से कहा, मैंने उसे पहले भी देखा था, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना वारिस नहीं भेजा। ये थोड़ा अलग था, लेकिन कौन जानता है, हो सकता है कि उनका वारिस भी यही हो, और मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। जू चांग ने जवाब दिया, वो यहाँ नहीं आएगी क्योंकि वो घर से भाग गई है। वो घर से भाग गई? कोई आश्चर्य नहीं। मैं सोच रहा था कि फीनिक्स कबीले ने उसे किसी और के साथ यहाँ क्यों भेजा, जबकि वह अकेली ही इस यात्रा के लिए पर्याप्त थी, बाई गू ने कहा। 1 मिनट रुको, लेकिन वो घर से क्यों भागेगी? उसने पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? मैं उसका सहायक नहीं हूँ, जू चांग ने जवाब दिया। जब मैं नीचे गया तो मैंने उसे वहां देखा था। मुझे उसका उद्देश्य नहीं पता, और न ही मुझे इसकी परवाह है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वो लड़ाई से पहले वापस आएगी, क्योंकि फीनिक्स कबीले के लिए उसके बिना बहुत बुरा समय हो सकता है। उन्हें वहां सबसे कम रैंक मिल सकती है। मुझे नहीं लगता कि उनका कबीला इससे खुश होगा, बाई गू ने आह भरते हुए कहा। क्या आप निराश हैं कि आपको उससे लड़ने का मौका नहीं मिलेगा? जू चांग ने पूछा। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? बाई गू ने पूछा। वो जल्दी ही हंस पड़ा। मुझे मत बताओ कि अब तुम मेरे मन की बात पढ़ सकते हो। अपने मन की बात पढ़ूं? जू चांग ने पूछा। क्या आपको लगता है कि मुझे इसकी जरूरत भी है? तो फिर तुम्हें कैसे पता चला? बाई गू ने पूछा। इसमें जानने की क्या बात है? आप और वो एक ही अग्नि तत्व को साझा करते हैं।
किलिन कबीला और फीनिक्स कबीला हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहे हैं कि सबसे मजबूत अग्नि कबीला कौन है। तो जाहिर है आप खुद को साबित करने के लिए सबसे मजबूत से लड़ना चाहेंगे, खासकर पिछली बार जब आप उसके खिलाफ हार गए थे। मुझे नहीं लगता कि इससे आपको संतुष्टि मिलेगी जब आप उसके बजाय उस क्षेत्र में किसी और को हरा देंगे, जू चांग ने समझाया। मेरे साथ भी ऐसा ही है। मैं व्हाइट टाइगर कबीले के असली वारिस से लड़ना चाहता हूं, जिसने मुझे पिछली बार हराया था। अन्यथा मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने जीत हासिल कर ली है। मुझे नहीं लगता कि आप इससे अलग होंगे। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, बाई गू ने जवाब दिया। मैं उसे हराना चाहता हूँ। कोई और मुझे उपलब्धि का एहसास नहीं दिला सकता, इसलिए ये सोचना निराशाजनक है कि वह यहाँ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम वहाँ पहुँचने से पहले वह वापस आ जाएगी। क्या वो मंदिर है? जू चांग ने दूर से मंदिर की झलक देखकर पूछा। यह सही है, यही है, बाई गू ने जवाब दिया। प्रवेश द्वार इसके दूसरी तरफ होना चाहिए। यह अद्भुत है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि इसकी उपस्थिति से ही मेरे वंश में उत्साह भर जाता है। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पूर्वज का मंदिर इस स्थान से क्यों जुड़ा हुआ था। ये केवल आपके साथ ही नहीं है, ये हम सभी के साथ है, बाई गू ने उत्तर दिया। ऐसा लगता है कि हमारे प्रथम पूर्वजों ने ही इस क्षेत्र को छुपाया था ताकि कोई भी यहाँ न आ सके। उन्होंने अपने लिए एक एक चाबी भी बनाई थी और नियम बनाया था कि केवल 3 चाबियां ही प्रवेश द्वार खोल सकती थी, जिसे उन्होंने सील कर दिया था। अनंत निद्रा में जाने से पहले उन्होंने अपने अलग अलग लोकों में अपनी कब्र बनाई, अपनी कब्रों को इस स्थान से जोड़ा। इसके बाद उन्होंने प्रस्थान करने से पहले अपने उत्तराधिकारियों को इसके बारे में बताया। तब से ये जानकारी पीढ़ी दर पीढ़ी गॉडली कोर के उत्तराधिकारी को हस्तांतरित होती रही है, लेकिन समय अलग है, इसलिए उन्होंने हमें जांच में मदद करने के लिए थोड़ा पहले ही सूचित कर दिया, बाई गू ने कहा। लेकिन क्यों, इतनी जल्दी क्यों बताया? अगर उन्हें बस जांच करनी थी तो वे खुद आ सकते थे, है ना? जू चांग ने पूछा। वे निश्चित रूप से यहाँ आ सकते हैं, लेकिन वे मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। यहाँ कुछ प्रकार की सीमाएं हैं जिनके कारण उनका प्रवेश असंभव है। कौन सी सीमा? जू चांग ने पूछा। मुझे कुछ पता नहीं है। मेरे पिता ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जगह को देखने का मौका ही अपने आप में सब कुछ है। यह निश्चित रूप से सच है, जू चांग ने सहमति जताई। वे मंदिर के करीब पहुंच गए, जो एक तौलिया के आकार का था और कम से कम 10 किलोमीटर चौड़ा था। यह एक विशाल मीनार थी जो स्वर्ग की मीनार की तरह दिख रही थी। वे टावर के चारों ओर उड़ते हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। जल्द ही जू चांग को अन्य लोग भी दिखाई देने लगे। टावर के प्रवेश द्वार पर लोग खड़े थे। ईश्वरीय ड्रैगन वारिस लॉन्ग हू अपनी बाहें मोड़े खड़ा था। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, जैसे कि उसके लिए कुछ और मायने नहीं रखता। वह एक सच्चे योद्धा की तरह दिख रहा था जिसे नाराज नहीं किया जा सकता था। उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी दिख रही थी। उसने एक चाबी पहले ही ढूंढ ली थी और अब वह यहाँ इंतजार कर रहा था। कुछ दूरी पर एक और सफेद बालों वाला आदमी खड़ा था जो 20 साल के आसपास का लग रहा था। लॉन्ग हू की क्रूर और उग्र आभा से अलग उसकी आभा अलग तरह की थी। उसकी आभा बहुत भयंकर और तीखी थी, मानो वो किसी भी चीज को 2 टुकड़ों में काट सकती हो। वह आदमी अपनी आभा से बिल्कुल अलग दिख रहा था। वह एक विद्वान की तरह दिख रहा था, सफेद कपड़े पहने हुए। उसके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक चमकती हुई चाबी भी थी। उसके बगल में एक और व्यक्ति खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि आइस फीनिक्स था, जिसने दक्ष से एक चाबी खो दी थी। चाबी खोने के बाद वह इस जगह पर वापस आई थी। उसे पहले से ही पता था कि 2 चाबियां यहाँ है, तीसरी दक्ष के पास थी। वो दूसरी चाबी की तलाश नहीं करना चाहती थी और दूसरों के साथ टॉवर में प्रवेश करने का अवसर खोना नहीं चाहती थी। वे वहां है, उसने जू चांग की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। हम लॉन्ग हू ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आलस से अंदर आ रहे जू चांग पर नजर डाली। जू चांग, ऐसा लगता है कि तुम वाकई वापस आ गए हो। मैंने सुना है कि तुम घर से भाग गए थे। सफेद बालों वाले आदमी ने जू चांग से पूछा, जो दूसरों के साथ उतरा था।
मुझे लगा कि आने वाली लड़ाइयों की वजह से तुम डर गए हो। ये देखकर अच्छा लगा कि तुमने डर पर काबू पा लिया है। बाइहू यांग, इसे घर से भागना नहीं कहते, इसे मौज मस्ती के लिए बाहर जाना कहते हैं, जू चांग ने जवाब दिया। जहां तक डर लगने की बात है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा करने का कोई कारण नजर आता है। यह अच्छा है, लगता है कि तुम अभी भी होश में हो। बाइहू यांग मुस्कुराया। उसे छोड़कर, मैंने सुना है कि तुमने युई लिंग से चाबी ले ली है। अब मुझे परवाह नहीं है कि तुमने उसके साथ क्या किया। 3 चाबियां यहाँ है, बस हमारे साथ प्रवेश द्वार खोलो ताकि हम आगे बढ़ सके। लॉन्ग वू पूरे समय चुप रहा, बस मेहमानों को देख रहा था। उसकी नजरें ज्यादातर दक्ष पर टिकी रहती थी। दक्ष भी पीछे नहीं हटा, उसने पीछे मुड़कर देखा। उसने मुस्कुराते हुए लॉन्ग वू की ओर हाथ हिलाया। लॉन्ग वू ने जू चांग की ओर मुड़ते हुए भौहें सिकोड़ी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एक दानव और एक इंसान तुम्हारे साथ क्यों यात्रा कर रहे हैं? यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ राक्षसों को आजादी से घूमना चाहिए। मैंने भी उससे यही कहा था, युई लिंग ने कहा। वह आदमी बहुत चालाक है, चोरी करने में वो बहुत माहिर है। उसने मेरे हाथ से चाबी छीन ली। मुझे लगता है कि जू चांग उसे इसी कारण से यहाँ लाया था, ताकि वह हमारे द्वारा पाई गई चीजों को चुरा सके। युई लिंग ने अपना बदला लेने के लिए स्थिति का फायदा उठाते हुए आग पर पेट्रोल डालना जारी रखा। चुप रहो, लॉन्ग वू ने युई लिंग से कहा। वो उसे यहाँ रहने के योग्य नहीं समझता था। यहाँ तक कि लड़ाइयों में भी युई लिंग कमजोर पड़ रही थी। लॉन्ग वू के लिए केवल शीर्ष 4 कबीले ही उसके पास आने या उससे बात करने के लायक थे। सौभाग्य से जू चांग इन 4 कुलों में से एक से था। तुमने चाबी खो दी है, ये तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है, इस दानव की ताकत को नहीं। लॉन्ग वू ने जू चांग की ओर मुड़ने से पहले कहा, तुम बोलो, तुम दानव को हमारे पवित्र स्थान पर क्यों लाए हो? वो कोई दानव नहीं है, वो वास्तव में एक इंसान है जिसने एक ऐसा हुनर विकसित किया है जिससे उसकी आंखें ऐसी दिखती है, और वो उसकी पत्नी है, जू चांग ने जवाब दिया। क्या आपको लगता है कि यह एक पिकनिक स्थल है जहां आप मेहमानों को ला रहे हैं? बाइहू यांग ने पूछा। आपके पिता ने इसकी अनुमति कैसे दी? ये बहुत मनोरंजक है। ज्यादा मत सोचो, मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊंगा। जब मैं यहाँ आया तो मैं उनके साथ अपने पहले पूर्वजों की कब्र की खोज कर रहा था। यहाँ आने से पहले मुझे इस खोज के बारे में पता भी नहीं था, जू चांग ने बताया। उन्होंने कहा, यहाँ आने के बाद ही मेरी मुलाकात अन्य लोगों से हुई और मुझे पता चला कि यहाँ क्या हो रहा है। तो तुम्हारे पिता ने तुम्हें नहीं भेजा? बाइहू यांग ने पूछा। तुम्हें चले जाना चाहिए, अपने दोस्तों को भी साथ ले जाना, अपनी चाबियां पीछे छोड़ना मत भूलना। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जू चांग मुस्कुराया। और वे भी नहीं जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पिता ने मुझे भेजा है या नहीं। मैं अभी भी काले कछुए कबीले के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हूँ और मैं यहीं रहूंगा। तो फिर अपने दोस्तों को वापस भेज दो, उन्हें प्रवेश की अनुमति नहीं है, युई लिंग ने कहा। ओह, मुझे संदेह है कि ऐसा है। अगर ऐसा होता तो मेरे पूर्वजों की कब्र उन्हें मेरे साथ यहाँ नहीं भेजती, जू चांग ने कहा। अगर मनुष्यों को यहाँ आने की अनुमति नहीं होती तो वे यहाँ पैर रखते ही मर जाते। मुझे मत बताओ कि हमारे पवित्र स्थान पर घुसपैठियों के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। दिलचस्प है, शायद इसलिए क्योंकि वे मनुष्य हैं। बाइहू यांग ने सिर हिलाया। मनुष्य कमजोर प्राणी है, उनके लिए सावधानियां रखने की कोई जरूरत नहीं थी। ये सिर्फ एक खामी है, कोई खामी या कुछ और। ये सिर्फ ये साबित करता है कि इंसानों को यहाँ आने की अनुमति है, जब तक कि आप पूर्वजों द्वारा इस क्षेत्र के लिए तय किए गए नियमों के खिलाफ नहीं जाना चाहते, जू चांग ने मुस्कुराते हुए कहा। या फिर आप उनकी मौजूदगी से डरते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन इंसानों की परवाह करता हूँ? बाइहू यांग ने पूछा। मैं उनसे कोई ताकत भी महसूस नहीं कर सकता। वे मेरे लिए कोई खतरा नहीं है और वे कभी हो भी नहीं सकते। फिर तो छोड़ो, तुम भी वही हो। उन्होंने कहा, यदि आप उसे लाना चाहते हैं तो ऐसा ही करें, पहले हमारे साथ दरवाजा खोलिए। जू चांग ने लॉन्ग वू की ओर देखा। तुम्हारा क्या हाल है? हमें देर मत करो और दरवाजा खोलो, लॉन्ग वू ने कहा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम किसे लेकर आए हो।
चूंकि वह कोई दानव या स्वर्गीय योद्धा नहीं है, इसलिए मुझे परवाह नहीं है। यह अच्छी बात है, जू चांग मुस्कुराया। दक्ष, क्या तुम सम्मान करना चाहते हो क्योंकि चाबी तुम्हारे पास है? दक्ष ने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सबसे ताकतवर लोगों की पार्टी में मुख्य अतिथि था। इसके अलावा वह चाबी के बारे में भी कुछ हद तक उत्सुक था और यह भी कि युई लिंग उसे इतना क्यों चाहती थी। लांगहू दरवाजे के पास गया और बीच वाले ताले के छेद में चाबी डाली। बाईहू यांग आगे बढ़ा और उसने चाबी को बाईं ओर के छेद में डाला। बाईगू और दक्ष दोनों के पास एक एक चाबी थी, लेकिन दरवाजा खोलने के लिए सिर्फ एक की जरूरत थी। बाईहू ने दक्ष को चाबी इस्तेमाल करने का मौका दिया। दक्ष आगे बढ़ा और कुंजी को दाहिने कीबोर्ड में डाला। जैसे ही सभी चाबियां डाली गई, चाबियां गायब होने से पहले चमकने लगी। वे अकेली चाबियां नहीं थी जो गायब हो गई। बाईगू की जेब में रखी चाबी भी गायब हो गई। एक युवा लाल बालों वाली महिला ने अभी अभी चाबी ढूंढना समाप्त किया था कि उसने देखा कि चाबी उसके हाथ से गायब हो गई है। दरवाजा खुला है, मुझे दरवाजा बंद होने से पहले वहां पहुंचना होगा। वह अपनी सबसे तेज गति से उड़ी और मंदिर का प्रवेश द्वार बंद होने से पहले वहां पहुंचने की कोशिश करने लगी। वो ज्यादा देर नहीं करना चाहती थी। जैसे ही कीबोर्ड से सभी चाबियां गायब हो गईं, उन तीनों लोगों के हाथों पर एक छोटा सा प्रतीक दिखाई दिया जिन्होंने चाबियां इस्तेमाल की थी। दरवाजा पूरी तरह से गायब होने से पहले भ्रामक होने लगा, जिससे प्रवेश द्वार खुल गया। जैसे ही प्रवेश द्वार खोला गया, बाईहू यांग और लॉन्गहू उड़कर अंदर आ गए। युई लिंग भी अंदर आ गई, दक्ष को घूरते हुए मानो वो उसे खा जाएगी। उसकी वजह से ही उसने इतना बढ़िया मौका खो दिया था। फिर भी वो खुश थी कि जू चांग या बाईगू ने चाबियां इस्तेमाल नहीं की थी। इसका मतलब था कि वे वास्तव में नहीं जानते थे कि चाबी क्यों महत्वपूर्ण थी। पिताजी सही थे, उन्होंने मुझे ये रहस्य बताकर जोखिम उठाया था। मुझे नहीं लगता कि अन्य क्रूर राजाओं ने अपने बेटों से कुछ कहा होगा। ये बहुत बुरा है कि मैं इस जानकारी का उपयोग नहीं कर सकी। ये सब इस आदमी की वजह से हुआ। मैं उससे बदला लेने का कोई रास्ता खोज लूंगी। निश्चित रूप से, उसने सोचा और वह भी पीछे उड़ गई। चलो चले, पीछे छूट जाना अच्छा नहीं है, जू चांग ने अंदर उड़ते हुए दक्ष से कहा। दक्ष जुन और बाईगू के साथ उसके पीछे पीछे चला गया। सभी के अंदर जाने के कुछ ही मिनट बाद दरवाजा फिर से खुलने लगा। नहीं, मुझे बहुत देर हो जाएगी, दूर स्थित फीनिक्स पक्षी ने धीरे धीरे द्वार खुलता देख दहाड़ते हुए कहा। उसने समय पर वहां पहुंचने के लिए अपनी गति बढ़ा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा पूरी तरह खुल चुका था। वह क्रोध में दहाड़ी। उसे फिर से प्रवेश द्वार खोलने के लिए 3 चाबियों और 3 लोगों की जरूरत थी, लेकिन उसे लगा कि लगभग सभी लोग अंदर आ चुके हैं। वह अकेली रह गई थी और उसके पास प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने विपरीत को अनदेखा कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसे एक ही काम दिया गया था और वो उसमें असफल हो गई थी। मुझे ये साबित करने का एक मौका मिला कि कबीले को उसकी जरूरत नहीं है। ये खुद को साबित करने का एक मौका था, लेकिन मैं उसमें भी विफल रही। मैं वापस नहीं जा सकती। मुझे यहाँ इंतजार करना होगा। शायद और लोग यहाँ आए। मुझे बस 2 और चाहिए। उसने आशा न खोने का निर्णय लिया और मंदिर के प्रवेश द्वार पर बैठकर किसी और के यहाँ मदद के लिए आने की प्रतीक्षा करने लगी। उसके लिए वापस जाने से बेहतर कुछ भी नहीं था। पैतृक जानवर मंदिर का मंदिर, दक्ष ने टॉवर के अंदर कदम रखते हुए कहा। वह जगह जो कभी लिटिल स्नो का समय हुआ करती थी। वो कल्पना करने से खुद को नहीं रोक पाई कि जब वह यहाँ थी तो कितनी शक्तिशाली रही होगी। उसे जो पता था, उसके अनुसार स्वर्गीय सम्राट ईश्वरीय पशु सम्राट जितना ही शक्तिशाली था, और 2 पैतृक पशु इन लोगों से कई गुना अधिक शक्तिशाली थे। अगर ऐसा था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह स्वर्ग के सम्राट को धूल चटाने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत थी? उसे ये समझ में नहीं आया कि वह इतनी कमजोर कैसे हो गई। उसे जो पता था, उसके अनुसार 2 प्राचीन जानवर आपस में लड़े और गायब हो गए। क्या इसका मतलब ये था कि लिटिल स्नो लड़ाई में मारा गया और अंडे के रूप में वापस जीवित हो गया, या कुछ और था? लेकिन फिर फीनिक्स कहाँ गायब हो गया?
इसके अलावा अंडा तियान शेन के पास कैसे पहुंचा? क्या उसका इसमें हाथ था? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद इस मंदिर में कुछ जवाब होंगे। आसपास की दीवारें खाली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि उन पर कई चित्र बने हुए थे जो कुछ ऐसा दर्शा रहे थे जिसे दक्ष समझ नहीं पा रहा था। यह एक बिल्कुल अलग भाषा की तरह था। वो केवल अपने आसपास के विशेषज्ञ की ओर ही रुख कर सकता था। जुन, क्या तुम इन्हें पढ़ सकते हो? मैं इसे पढ़ नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया की हर भाषा जानता हूँ। जुन ने दीवार पर लगे निशानों को देखते हुए जवाब दिया। चूंकि हम इसे पढ़ नहीं सकते, तो क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? लगभग सभी लोग चले गए हैं, जू चांग ने दक्ष को याद दिलाया। सबसे तेज हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि उत्तर के लिए सबसे ऊपर कोई बॉक्स होगा। हमें जिन उत्तरों की जरूरत है वे ऐसी छोटी चीजों में होने चाहिए, दक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, दुर्भाग्यवश हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा है। रुको, ये तो कोई शब्द नहीं लग रहा है। अचानक उसने दीवार पर कुछ लिखा देखा। वहाँ कुछ ऐसा था जो एक छोटे से फीनिक्स पक्षी की नक्काशी जैसा प्रतीत हो रहा था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये रेनबो फीनिक्स है, बाई गू ने दीवार पर निशानों को देखते हुए कहा। दक्ष दीवार की ओर चला गया और निशानों को देखता रहा। यह निश्चित रूप से उस मूर्ति की तरह है जिसे मैंने उस स्थान पर देखा था। मूर्ति? तुम्हारा क्या मतलब है? जू चांग ने पूछा। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी जगह थी। वो एक अलग दुनिया की तरह थी जहां मैंने दो मूर्तियां देखी। उन दो मूर्तियों में से एक ये थी, दक्ष ने भूतिया द्वीप के बारे में याद करते हुए जवाब दिया। यह वही जगह थी जहां उसने उस छोटे लड़के को आजाद किया था। उसे अभी भी नहीं पता था कि वह छोटा लड़का कौन था। उसे बस इतना पता था कि उस लड़के में अविश्वसनीय शक्ति थी। ऐसा प्रतीत होता था कि उसमें कोई साधना नहीं थी, परंतु उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थी कि वह अपने हाथों की एक लहर से शहरों को नष्ट कर सकता था। गलत प्रभाव में आने के बाद दक्ष को याद आया कि उसे कैसे लड़ना था। वो लगभग हार चुका था, लेकिन उसे याद नहीं था कि उसके बाद क्या हुआ। उसे बस इतना पता था कि जी शान ने उसे दक्ष द्वारा मारे जाने वाले व्यक्ति के बारे में क्या बताया था। दक्ष को याद नहीं था कि कैसे या क्या हुआ था। उसके पास केवल एक सुराग था, और वह था जो उसे लॉन्ग तियान ने बताया था, जो असली रक्तरेखा मंदिर के अंदर था, अभी भी सुरक्षित था। उसने दक्ष को बताया कि किसी ने उसकी मदद की थी, कोई ऐसा व्यक्ति जो इस वंश का मालिक था। उसने ये भी कहा कि वह व्यक्ति उसकी फिर से मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी बची हुई सारी ऊर्जा खर्च कर दी है। पैतृक जानवरों की दोनों मूर्तियां उस विशेष क्षेत्र के अंदर थीं जो भूत द्वीप से जुड़ा हुआ था। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि दोनों ईश्वरीय जानवर लड़के से संबंधित थे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इंद्रधनुष वास्तव में तुम्हारे राज्य के ऊपर कब दिखाई दिया था? उसने जू चांग की ओर मुड़कर पूछा। जू चांग और बाईहू दोनों ने प्रश्न का उत्तर दिया। यह निश्चित रूप से मेल खाता है। ये ठीक उसी समय की बात है जब मुझे उस क्षेत्र में फीनिक्स की टूटी हुई मूर्ति मिली थी। दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। काश मैं बच्चे को सुरक्षित रख पाता, तो शायद मुझे कुछ जवाब मिल पाते। तुम क्या सोच रहे हो? जू चांग ने पूछा। कुछ नहीं, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने लापरवाही से अपनी उंगलियां दीवार पर लगे फीनिक्स के प्रतीक पर रख दी। इंद्रधनुषी फीनिक्स, मुझे आश्चर्य है कि अगर यह वास्तव में ऊपर है तो ये कहाँ है? क्या यह अन्य प्राचीन जानवर की तलाश कर रहा है, या कुछ और खोज रहा है, या ये भी कमजोर है जैसे? चलो आगे बढ़ते हैं। उसने अपनी बात पूरी नहीं की और गलियारे से बाहर की ओर मुड़ गया। वो अन्य लोगों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। उम्मीद है कि अन्य स्थानों पर भी कुछ ऐसा होगा जिसे हम समझ सके। वो शीघ्र ही हॉल से बाहर चला गया। प्लम ब्लॉसम माउंटेन पर भक्षक अंततः रास्ते में एक और युवा को पाकर वापस लौट आया। इस बार उसने सिर्फ युवाओं को नहीं मारा, इसके बजाय वो लड़के को कब्र का द्वार खोलने के लिए यहाँ लाया। आगे बढ़ो, अपना खून इस्तेमाल करो, उसने लड़के को आदेश दिया। उसने खून से लथपथ जमीन पर पड़े शव की ओर इशारा किया। इससे पहले कि मुझे तुम्हारा खून खुद ही लेना पड़े, जैसा मैंने पिछली बार किया था।
मैं ये करूंगा। लड़का घबराकर तुरंत सहमत हो गया। उसने अपनी उंगली को थोड़ा सा काट लिया, जिससे खून जमीन पर गिर गया। जैसे ही रक्त की बूंद गिरी, जमीन पर एक संरचना प्रकट हुई। हे, अच्छा, आपका काम पूरा हो गया, देवोरा ने कहा। लड़के ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। मैंने तो यह नहीं कहा था कि तुम जा सकते हो, देवोरा ने हंसते हुए कहा। आह! इसके बाद बच्चे की चीख सुनाई दी, जो अन्य शवों के साथ शीघ्र ही गायब हो गई। देवोरा ने संरचना पर कदम रखा और उसके साथ गायब हो गया। देवोरा के गायब होने के कुछ ही मिनट बाद एक अन्य व्यक्ति पहाड़ पर पहुंचा। वह एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जो जमीन पर पड़े खून को देखकर भौंचक्का रह गया। उसे और भी ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वहां कोई भी व्यक्ति नहीं था। एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि होना ही नहीं चाहिए था। ये जगह खाली नहीं होनी चाहिए, जब तक कि देवोरा, वो कमीना यहाँ नहीं आया। लेकिन अब वह कहाँ है? क्या वह भाग गया? उसने इधर उधर देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवोरा पहले मंदिर में प्रवेश करेगा। रुको, जू चांद कहाँ है? क्या देवोरा ने उसे मार डाला? नहीं, वह इतनी आसानी से नहीं मर सकता। क्या वह कब्र में घुस गया? उसने अपनी उंगली काट ली और खून की एक बूंद जमीन पर गिरा दी। उसने फिर से द्वार खोला और कब्र में प्रवेश किया। इसलिए नहीं कि उसे लगा कि भक्षक यहाँ है, बल्कि इसलिए कि उसे विश्वास था कि भक्षक के यहाँ आने पर जू चांद अंदर था। उसे जू चांद को वापस लाना था। वह भी पोर्टल के साथ गायब हो गया। चूंकि उसका वंश ज्यादा शुद्ध था, इसलिए उसे सीधे मंदिर के केंद्र में ले जाया गया। दूसरी ओर देवोरा के पास वंश भी नहीं था। उसे मकबरे के सबसे दूर के छोर पर ले जाया गया, जिससे उसकी यात्रा और भी मुश्किल हो गई। दक्ष मुख्य हॉल से होते हुए अगले हॉल में पहुंचा, जो पहले हॉल के समान ही दिख रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि उस पर कोई अजीब प्रतीक नहीं थे। इसके बजाय बाईं और दाईं ओर की दीवारें नक्काशी से भरी हुई लग रही थी। दक्ष और अन्य लोग यहाँ अकेले नहीं थे। अन्य ईश्वरीय पशु उत्तराधिकारी भी यहाँ थे, जो नक्काशी का निरीक्षण कर रहे थे। बाईं दीवार पर एक फीनिक्स जैसा प्राणी एक युवक के पैरों के पास बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। युवक ने अपना हाथ रेनबो फीनिक्स के सिर पर रखा हुआ था, मानो वह उसे थपथपा रहा हो। ये प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स होना चाहिए, बाईगू ने टिप्पणी की। आकर्षक। प्राचीन फीनिक्स एक आदमी के पैरों पर बैठा है। क्यों? यूई लिंग की आवाज ने शांत हॉल को भर दिया। वे मनुष्य नहीं है, जू चांद ने दीवार को छूते हुए कहा। वे अवश्य ही निर्माता होंगे। इसके बाद, जैसे प्राचीन फीनिक्स हमारे निर्माता है, वैसे ही वे पूरे ब्रह्मांड के निर्माता है। प्राचीन लोग? यूई लिंग ने पूछा। मैंने उन्हें पहचाना नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका शरीर मानव जैसा होगा। जो लोग पूरे ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं, मुझे संदेह है कि वे अपने लिए मनचाही काया नहीं बना सकते। और यह कहना गलत होगा कि वे मनुष्यों जैसे दिखते हैं, बल्कि अधिक सटीक ये होगा कि मनुष्य उनके जैसे दिखते हैं, बाईगू ने समझाया। दक्ष ने अपनी नजरें फीनिक्स पर ही टिकाए रखी। उसकी ज्यादा दिलचस्पी दूसरी दीवार में थी, जहां एक भेड़िया जैसा प्राणी गर्व से खड़ा था। इस जीव का शरीर भेड़िए जैसा लग रहा था, लेकिन इसकी पीठ पर पंख और बाघ जैसे तीखे पंजे थे। इसके अलावा इसमें कृपान जैसे 2 लंबे दांत भी थे। जानवर के सामने एक और युवक खड़ा था, जिसके बाल लंबे लग रहे थे। हालांकि जानवर और इंसान एक दूसरे के आमने सामने थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उनमें एक दूसरे के लिए कोई दुश्मनी है। इंसान के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। जानवर के मन में भी इंसान के लिए अपार प्रेम और सम्मान था। दक्ष का ध्यान सबसे ज्यादा उस इंसान की शक्ल ने खींचा। किसी कारण से वो बहुत हद तक उसके जैसा लग रहा था। ज्यादा सटीक रूप से कहें तो उसकी आत्मा जैसी शक्ल। क्या ये संयोग है कि वह मेरे जैसा दिखता है? मेरे पास किसी खास व्यक्ति का वंश है। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो वंश शायद इस आदमी का है। इससे ये पता चलता है कि तियान शेन इतना शक्तिशाली क्यों है, लेकिन फिर भी वह आपके वंश की शक्ति चाहता है। इससे ये भी पता चलेगा कि लिटिल स्नो का अंडा तियान शेन के पास क्यों था। चूंकि इस आदमी ने प्राचीन असंख्य जानवर बनाया था, इसलिए मैं उसके वंश का अकेला व्यक्ति नहीं हूँ।
प्राचीन असंख्य जानवर भी रक्तरेखा मंदिर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके नष्ट हो जाने के बाद ये रक्तरेखा मंदिर में वापस आ गया, इससे पहले कि इसे तियान शेन द्वारा चुरा लिया जाता अन्य खजानों के साथ, जिसका उपयोग उसने नकली रक्तरेखा मंदिर बनाने के लिए किया था। यह आदमी दूसरी तरफ वाले से अलग क्यों दिखता है? मुझे लगा कि सिर्फ एक ही प्राचीन है जिसने सब कुछ बनाया है। युई लिंग ने पूछा, क्या यह वही आदमी है जो अलग अलग रूप रंग में है? मुझे यकीन नहीं है, बाई गु ने पीछे देखते हुए कहा। अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैं कहूंगा कि यह एक अलग व्यक्ति है। फिर भी शायद यह वही बात है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि दो पैतृक जानवर एक दूसरे से क्यों लड़े। वे शायद प्राचीन के पसंदीदा बनना चाहते थे, उन्होंने एक और सिद्धांत जोड़ते हुए कहा। बाइहू यांग और लॉन्गवू पहले ही नक्काशी का अवलोकन कर चुके थे। उसमें से कोई महत्वपूर्ण सुराग न मिलने पर वे हॉल से बाहर चले गए। युई लिंग भी उनके पीछे भागी। उसे पता था कि अगर कोई सुराग ढूंढ सकता है तो वह वे ही होंगे। पक्षी के मुंह में ये चीज, क्या यह आध्यात्मिक फल नहीं है? जून ने सभी के चले जाने के बाद पूछा। क्या? दक्ष ने पलटकर पूछा। ये यहाँ है, जून ने रेनबो फीनिक्स के मुंह की ओर इशारा करते हुए कहा। उसके मुंह में कुछ था और उसके मुंह के पास फल का आधा कटा हुआ टुकड़ा भी पड़ा था। यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक फल है। फल में आध्यात्मिक रेखाएं बिल्कुल सही तरीके से दर्शाई गई है। बाई गु ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? कुछ नहीं, बस पूछ रहा हूँ। जुन मुस्कुराया। चलिए जारी रखते हैं। हालांकि बाकी लोग यह नहीं समझ पाए कि उसने क्या कहा था, लेकिन दक्ष को एक सुराग मिल गया था। आध्यात्मिक फल, अगर रेनबो फीनिक्स को यही खाना पसंद था तो वो शायद ऐसी जगह पर होगी जहां वो उन्हें पा सकती है। वो ये भी समझ गया कि जुन ने यह बात खुलकर क्यों नहीं कही। वो दूसरों को यह नहीं बताना चाहती थी कि आध्यात्मिक फीनिक्स कहाँ मिलेगा। आध्यात्मिक फल क्या है? उसने जुन से पूछा। क्या इनमें कोई खास बात है? कुछ खास नहीं, उन्हें सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने और ज्ञानोदय बढ़ाने के लिए कहा जाता है, जू चांग ने समझाया। लेकिन उनके बेहतर विकल्प भी है। आध्यात्मिक फल की ऊर्जा बहुत अव्यवस्थित होती है और इसका ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो जाता है। आत्मिक ज्ञान का फल बहुत बेहतर है। भले ही इसमें आध्यात्मिक फल की तुलना में कम ऊर्जा होती है, लेकिन हम इसे अधिक कुशलता से अवशोषित कर सकते हैं क्योंकि यह अधिक सुखदायक है। इसलिए हर कोई बस इसका सेवन करता है, बाई गु ने कहा। इसके अलावा आध्यात्मिक फल लगभग विलुप्त हो चुके हैं। उन्हें विकसित होने के लिए एक विशेष वातावरण की आवश्यकता होती है और वह वातावरण कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जा सकता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो नीलामी घर में कभी कभार ही कुछ आध्यात्मिक फल दिखाई देते हैं, जू चांग ने कहा। फिर भी वे मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। अगर कोई मनुष्य एक भी खा ले तो वह संभवतः फट जाएगा। तो इसके बारे में सोचना भी मत, उसने दक्ष को याद दिलाया। तो हम उन्हें कहीं नहीं ढूंढ सकते। मैं तो बस उत्सुक था। इतनी पुरानी चीज जरूर बहुत महंगी होगी। ये वास्तव में महंगा है। भले ही यह अकुशल हो, लेकिन इसका कुछ ऐतिहासिक मूल्य है। इसलिए जब भी कोई नीलामी के लिए आता है तो हमेशा महंगी बोली लगती है। मैं समझता हूँ, दक्ष ने सिर हिलाया। नहीं, मेरे पास नीलामी में बोली लगाने के लिए पैसे भी नहीं है। वह भी हॉल से बाहर चला गया। वे चारों ऊपर पानी से भरे कमरे में पहुंचे। पानी कमरे से बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अवरोध ने उसे कमरे से बाहर निकलने से रोक रखा हो। कमरे से होकर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। हमें पानी से होकर जाना होगा। यह असुरक्षित नहीं होना चाहिए क्योंकि दूसरे लोग इस जगह से चले गए हैं। बाई गु ने सिर हिलाया। लेकिन फिर भी पानी के अंदर अपनी सांस रोकने की कोशिश करें। काम पूरा होने के बाद वो कमरे के अंदर गया और दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए पानी के अंदर उड़ने लगा। तुम पहले जाना चाहते हो? जू चांग ने दक्ष से पूछा। अगर मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और कुछ हो जाएगा तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। दक्ष ने अपनी उंगली से पानी को छूने की कोशिश की। उसकी उंगली बिल्कुल ठीक दिख रही थी। पानी खतरनाक नहीं था, साथ ही उसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। उसने सिर हिलाया। जुन का हाथ पकड़कर वह भी कमरे के अंदर चला गया।
वो बाईगू के पीछे उड़ने लगा। पानी में तैरते समय उसने अपनी सांस रोक ली। पानी की वजह से उसे अपने शरीर में कुछ होने का एहसास भी हुआ, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं थी। इसके विपरीत उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसके शरीर की अशुद्धियां पानी द्वारा सोख ली गई है, जिससे वो और अधिक शक्तिशाली हो गया है। जुन को भी ऐसा ही महसूस हुआ। कुछ ही देर में वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके ठीक पीछे जू चांग भी बाहर निकला और जमीन पर उतर आया। खैर, यह एक सुखद आश्चर्य था। इसमें तैरने के बाद मैं तरोताजा महसूस करता हूँ। मैं निश्चित रूप से वापसी में इसे और अधिक समय तक करना पसंद करूंगा, बाईगू ने कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे कपड़े भी गीले नहीं हैं, जू चांग ने जवाब दिया। शायद हमें इसे एक चुनौतीपूर्ण कब्र के रूप में नहीं देखना चाहिए, जैसा कि हम अक्सर बनाते हैं, और हमारे लिए एक मददगार मैदान के रूप में। पैतृक जानवर निश्चित रूप से अपने मंदिर में जाल बनाने की जहमत नहीं उठाते। वे ऐसा क्यों करेंगे? वे अपने समय की सबसे शक्तिशाली शक्तियां थीं। कोई भी उनके मंदिर में कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। बाईगू ने सिर हिलाया। ये वास्तव में उनका घर था, इसलिए उम्मीद है कि यात्रा जोखिम भरी नहीं होगी। अगर ऐसा होता तो हमारा परिवार हमें इसके बारे में बता देता। तुम्हारा मतलब है तुम्हारा परिवार? जू चांग ने हंसते हुए कहा। वो इस जगह के बारे में जाने बिना ही यहाँ आया था। खतरे और ऐसी ही अन्य बातों के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं जानता था। इस बार उन्होंने आगे बढ़कर विशाल स्वर्णिम दरवाजा खोला जो उनके सामने था। दरवाजा खोलते ही जू चांग ने एक और भी बड़ा गलियारा देखा, लेकिन यह उससे कुछ मिलता जुलता था जो उसने पहले देखा था। यह उसके घर के पोर्टल हॉल जैसा था, बस उसके चारों ओर जमीन पर टेलीपोर्टेशन संरचनाएं बनी हुई थी। पूरे हॉल में लगभग 50 ऐसी संरचनाएं फैली हुई थी। इसके अलावा हॉल से बाहर निकलने के लिए कोई दरवाजा नहीं था। एकमात्र रास्ता पीछे की ओर जाना था। जू चांग ने कहा, अब मुझे समझ में आया कि हमारे पोर्टल हॉल का विचार कहां से आया। यह आगे का एकमात्र रास्ता है, इनमें से किसी एक पोर्टल पर कदम रखना। प्रत्येक पोर्टल को मंदिर के एक अलग हिस्से से जोड़ा जाना चाहिए, बाईगू ने पुष्टि की। ये वह जगह होनी चाहिए जहां हमें दूसरों से अलग होना चाहिए। हमें नहीं पता कि उन्होंने कौन सा पोर्टल चुना है। सभी एक जैसे दिखते हैं। कोई अनुमान? उसने पीछे मुड़कर पूछा। तुम्हारा अनुमान भी मेरे अनुमान जैसा ही है, जू चांग ने कहा। चलो सबसे दूर वाले को आजमाते हैं। शायद ये तुम्हें सबसे दूर वाली मंजिल तक ले जाए। वो सावधानी पूर्वक चलते हुए जमीन पर बनी संरचनाओं से बचते हुए दूसरे छोर पर स्थित द्वार पर पहुंच गया। मेरे पीछे आओ, उसने द्वार के ऊपर कदम रखते हुए कहा। एक चमकदार रोशनी चमकी और जू चांग के साथ गायब हो गई। हालांकि वे अकेले नहीं थे जो गायब हो गए, वो संरचना भी गायब हो गई। अल्पविराम। तो यह ऐसा ही है। इन संरचनाओं का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। इसका मतलब है कि हम सभी को अलग होना पड़ेगा, बाईगू ने सिद्धांत दिया। मुझे लगता है कि यहीं पर हम अलग हो जाएंगे, उसने दक्ष से कहा और फिर एक अलग पोर्टल पर कदम रखा। वह भी गायब हो गया। आप कौन सा लेंगे? जुन ने दक्ष से पूछा। मैं ले जाऊंगा, दक्ष ने अपनी उंगली उठाई, उसे आसपास की जगह पर घुमाया जब तक कि वह जुन की नाक पर नहीं रोकी। यही वो है जिसे मैं ले जा रहा हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेले जाने दूंगा, तो तुम गलत हो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। उसने जून को अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वो उसे अपने साथ ले जा सकता था। उसने एक अन्य द्वार चुना और उस पर पैर रखकर गायब हो गया। वो एक अनजान कमरे में दिखाई दिया, जिसके आगे सिर्फ एक दरवाजा था। हालांकि ये कमरा बहुत ही आकर्षक था। वो तुरंत कसुन को वापस ले आया। आपने मुझे चेतावनी भी नहीं दी, जुन ने शिकायत की। इसे बात के लिए छोड़ दो, पहले इसे देखो, दक्ष ने भौचक्का होकर आगे की ओर इशारा किया। क्या? जुन ने देखा कि दक्ष कहाँ इशारा कर रहा था। आगे क्या था ये देखकर उसके होंठ भी थोड़े खुल गए। उनके सामने एक इंद्रधनुषी रंग का पंख पड़ा था। प्राचीन इंद्रधनुष फीनिक्स का एक पंख। जुन ने कहा। यह नया है या पुराना? दक्ष ने पूछा।
अगर यह नया है तो इसका मतलब है कि प्राचीन इंद्रधनुषी फीनिक्स हमेशा से बहुत बड़ा रहा है। ये पुराना लगता है, जुन ने टिप्पणी की। क्या आप आसपास युद्ध के निशान देखते हैं? मुझे लगता है कि यह वो जगह हो सकती है जहां दो जानवरों के बीच संघर्ष वास्तव में शुरू हुआ था। यहाँ संघर्ष शुरू होने के बाद उन्होंने समय को बर्बाद न करने के लिए इसे बाहर ले गए। हालांकि इससे पहले उन्होंने निश्चित रूप से कुछ चालों का आदान प्रदान किया। मैं इस पंख पर कुछ खून देख सकता हूँ, जुन ने हथियार को देखते हुए कहा। तो यह वो जगह है जहां लिटिल स्नो ने रेनबो फीनिक्स से लड़ाई की थी? दक्ष ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि अगर वह इतना नुकसान कर सकती थी तो वह किसी भी तरह से छोटी थी। जुन ने दीवार की ओर इशारा किया, जिस पर लगभग 2 मीटर गहरा निशान था। 2 मीटर लंबे पंजे, मुझे लगता है कि आप कल्पना कर सकते हैं, उसने आगे कहा। आपको लग सकता है कि लिटिल स्नो एक बच्चा है, लेकिन आप सचमुच दुनिया का सबसे विस्फोटक हथियार लेकर चल रहे हैं, और जल्द ही एक और महंगा हथियार आपको और लिटिल स्नो को मारने के लिए आपके पीछे पड़ने वाला है। तो फिर हमें बस फीनिक्स को खोजने की जरूरत है। मुझे यकीन है कि आपको पहले से ही पता है कि इसे कहाँ खोजना है ना? दक्ष ने पूछा। मेरे पास कुछ विचार है। मैं एक ऐसी जगह के बारे में जानता हूँ जहाँ आध्यात्मिक फल हो सकते हैं, ये गार्डन ऑफ। इसके अलावा आपको लगता है कि इसके पीछे जाना एक अच्छा विचार होगा। भले ही यह अपने चरम पर होने की तुलना में कमजोर हो, यह अभी भी एक प्राचीन जानवर है। भले ही यह अपनी आधी ताकत पर हो, यह आपके लिए संभालने के लिए बहुत ज्यादा होगा। आप क्या सुझाव देते हैं? मुझे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक ये और भी ज्यादा बड़ा न हो जाए। मुझे लगता है कि मैं किसी भी दर पर इससे ज्यादा तेजी से बढ़ूंगा। जहाँ तक लिटिल स्नो की बात है, वो अभी भी एक बच्ची है। वो मजबूत हो रही होगी, लेकिन उसे बहुत पीछे रहना चाहिए। अगर मैंने उसे ऐसे ही रहने दिया तो भविष्य में यह एक बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता जब यह आएगा। इसके अलावा शायद मैं इसे वश में करने में सक्षम हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि तुम एक पैतृक जानवर को वश में कर सकते हो? मैंने लिटिल स्नो को वश में कर लिया है, दक्ष ने सुझाव दिया। आपने एक नवजात शिशु को पालतू बना लिया जो अभी भी अंडे में था, जुन ने जवाब दिया। फिर भी मेरा वंश इसे वश में करने में सक्षम हो सकता है। तुम्हें लगता है कि एक प्राचीन जानवर का रक्त वंश ऐसा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि यह इस तरह से काम करता है, और अगर तुम उसके पास जाना चाहते हो तो तुम्हें ये सोचने के बजाय कि तुम उसे वश में कर सकते हो, एक बेहतर योजना बनानी होगी। दक्ष पंख के सामने बैठा हुआ उसे देख रहा था। पंख पर इंद्रधनुष के सभी रंग एक बहुत ही सुंदर पैटर्न में दिखाई दे रहे थे। इंद्रधनुषी फीनिक्स, मुझे आश्चर्य है कि जब मैं इसे देखूंगा तो यह वास्तव में कैसा दिखेगा, उसने पंख को धीरे से छूते हुए कहा। जैसे ही उसकी उंगलियां पंख को छूती, वो रहस्यमयी सुनहरी आग में जलने लगता। कुछ ही देर में वो पूरी तरह से गायब हो जाता। धूल का एक कण भी पीछे नहीं बचा। दीवार पर निशानों को देखने के बाद जब जुन पीछे मुड़ी तो उसने पाया कि मौसम गायब है। तुमने इसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसे छुआ और यह जलने लगा और फिर गायब हो गया, दक्ष ने खड़े होते हुए जवाब दिया। आप इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते। दीवार काफी मजबूत लग रही है। इसमें इतने गहरे निशान बनाने के लिए हमले की ताकत कम नहीं थी। मुझे लगता है कि मैं यहाँ अपना सबसे मजबूत हमला कर सकता हूँ और यह उतने गहरे निशान भी नहीं बनाएगा। जुन ने सिर हिलाया, दक्ष से सहमति जताते हुए। और ये तब की बात है जब वे हमला करते समय गंभीर भी नहीं थे। इस तरह के दुश्मन को आप वश में करना चाहते हैं, इसलिए ये सोचना छोड़ दें। दक्ष ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मुड़ा और कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजा बंद है, उन्होंने समय की अपनी तलवार निकालते हुए टिप्पणी की। मेरे हमले से इसमें कोई खरोंच तो नहीं आएगी, लेकिन मुझे लगता है कि इससे इसमें कोई खरोंच आ सकती है। उसने अपनी तलवार से दरवाजे पर वार किया। अल्पविराम, बूम, एक दरवाजा उड़कर बाहर आया, 2 हिस्सों में बढ़ गया। दोनों हिस्से अलग अलग दिशा में उड़े और अंततः टूटकर गिर गए। जैसा कि उम्मीद थी, एक शांत आवाज आई। दक्ष जून के साथ कमरे से बाहर निकल गया। ये तो अजीब है,
वो कमरा इस कमरे की ओर जाता था। यहाँ कोई दूसरा दरवाजा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कमरे आपस में जुड़े हुए हैं। वो कमरा इस ओर जाता है और यह उस ओर जाता है। दोनों कमरों से बाहर निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। जुन ने दूसरे कमरे को देखते हुए टिप्पणी की। हम दीवार को उड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, दक्ष ने अपनी तलवार फिर से उठाते हुए कहा। रुको, यहाँ की चीजों को नष्ट किए बिना कोई रास्ता तो होना ही चाहिए, जुन ने जवाब दिया। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनकी हमें पहले जांच करनी होगी। ये कमरा कुछ खास लग रहा है, हो सकता है हम इसमें कुछ ढूंढ ले। आओ इसे देखो। उसने एक शेल्फ की ओर इशारा किया जिस पर अलग अलग तरह के पौधे रखे हुए थे। ये अरबों साल पुराने होने चाहिए। क्या तुम इनमें से किसी को पहचानते हो? दक्ष ने पौधों को देखते हुए पूछा। वो उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया, लेकिन वह निश्चित रूप से उनसे एक ताजा आभा महसूस कर सकता था। वहां दर्जनों अलग अलग पौधे रखे हुए थे, सभी की विशेषताएं अलग अलग थीं। उनमें से ज्यादातर में सिर्फ पत्तियां थीं, लेकिन सिर्फ एक में कोई फल था। मैं उनमें से ज्यादातर को पहचानता हूँ, बस यही एक है जिसे मैं नहीं पहचान पाया। मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी देखा है, जुन ने फल वाले पौधे को छूते हुए कहा। मुझे आश्चर्य है कि यह कौन सा फल है, इसे यहाँ क्यों रखा गया है? भविष्य में काम आ सकता है, किसी को तो पता ही होगा, दक्ष ने जवाब दिया। उसने पौधा उठाया और उसे अपनी पुरानी अंगूठी में रख लिया। बाकी का क्या, कोई काम की चीज? उसने जुन से पूछा। कोई ऐसी चीज जो खेती के लिए इस्तेमाल की जा सके? ऐसा कुछ नहीं है, जुन ने जवाब दिया। ये ग्रोथ प्लांट है। ये हवा में ऊर्जा की शुद्धता को बढ़ाने में मदद करता है। यह वही है जो मंदिर को ऐसी शुद्ध ऊर्जा प्रदान कर रहा है। हालांकि यह आपके काम नहीं आएगा, ये केवल जानवरों के लिए ही उपयोगी है। हालांकि आप इसे नीलामी घरों में बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे आपको नीलामी में सबसे महंगा खजाना खरीदने के लिए पर्याप्त लाभ मिलेगा। सभी जानवर इसे खरीदने के लिए इसके पीछे पड़ जाएंगे। ये दिलचस्प है। मैंने ईश्वरीय जानवरों की नीलामी के बारे में कुछ सुना है, या शायद मैं सीधे फीनिक्स के साथ उसके खून का आदान प्रदान कर सकता हूँ। उम्मीद है वे लाभ देखेंगे। उन्होंने पौधे को अपने भंडारण कक्ष में भी रखा। ये यहाँ है। हो, जून ने अगले पौधे को देखा, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है। एक क्षण के लिए वो अपना संतुलन खो बैठी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को नियंत्रित कर लिया। क्या तुम ठीक हो? दक्ष ने जून से पूछा। मैं ठीक हूँ, जून ने जवाब दिया। बस थोड़ा थका हुआ लग रहा है। वो जमीन पर बैठी थी और अजीब तरह से सांस ले रही थी। तुम वाकई ठीक नहीं लग रही हो। दक्ष उसके सामने बैठ गया। उसने अपना हाथ जून के माथे पर रखा। तुम्हें भी अब बुखार है? तुम्हें क्या हुआ? उसने भ्रमित होकर जुन से पूछा। जुन ने उसके हाथ की ओर देखा। मुझे नहीं पता, मुझे अचानक बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। क्या ये पौधों की वजह से है? क्या वे मनुष्यों के लिए खतरनाक हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शायद इसलिए क्योंकि आपके पास जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। यह मनुष्यों के लिए जहर का काम हो सकता है, जुन ने कहा। मुझे एक मारक दवा बनाने की जरूरत है। वो कमजोर होकर खड़ी हुई, लेकिन उसका सिर अभी भी घूम रहा था। खड़े मत रहो, बैठे रहो। मुझे बताओ कि क्या करना है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। दूसरा पौधा, इसकी पत्तियां लें और उन्हें चौथे पौधे की पत्तियों के साथ मिलाएं। उन्हें पौधे की पत्तियों और फलों के साथ मिलाएं। इस मिश्रण का उपयोग जीवन को बेहतर बनाने वाली गोलियों के लिए करें। अगर मैं जहर के बारे में सही हूँ तो ये काम करना चाहिए, जुन ने समझाया और उसका सिर लगातार धड़क रहा था। मैं समझ गया। इस बीच ये गोली ले लो, इससे कुछ हद तक मदद मिलनी चाहिए, दक्ष ने कहा और एक और जीवन चिकित्सा खींची। उसने अपनी कड़ाही निकालने से पहले उसे जून के मुंह में रख दिया। जैसे ही वो कड़ाही लेकर आया, उसने कड़ाही में कुछ और गोलियां डाल दी। उसने पौधों की पत्तियां तोड़ी जिनके बारे में जुन ने बताया था और उन्हें कुचलकर कड़ाही में रख दिया। वो उस अनजान पौधे को ले आया और उसे शेल्फ पर रख दिया। उसने पौधे से एक पत्ता तोड़ा।
जुन को इस पौधे के अलावा सभी पौधों के बारे में पता था। यह एकमात्र ऐसा पौधा हो सकता है जिसमें जहर हो, उसने टिप्पणी की और साथ ही उसने कढ़ाई का पत्ता भी रख दिया। कुछ मिनट तक गर्म करने के बाद वह रुका और कढ़ाई खोली। उसने कढ़ाई से एक गोली निकाली जो अब थोड़ी काली हो चुकी थी। उसने गोली उठा ली। क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? उसने जुन से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुंचा, उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो दीवार के सहारे बैठी थी। जुन, दक्ष ने तेजी से जुन की सांस की जांच की। अभी भी सांस चल रही है, हालांकि मुश्किल से। मैं केवल आशा कर सकता हूँ कि यह काम करे। उसने जुन का मुंह खोला और उसके मुंह में गोली रख दी, इससे पहले कि वो इंतजार करना शुरू कर देता। दक्ष ने गोली जुन के हाथों में रख दी और धैर्यपूर्वक उसकी आंखें खुलने का इंतजार किया, लेकिन उसने नहीं खोली। 10 मिनट से ज्यादा समय बीत गया, लेकिन उसने अपनी आंखें नहीं खोली। इसके बावजूद उसकी हालत बेहतर लग रही थी। उसकी धड़कन सामान्य थी और उसका चेहरा भी अपनी रंगत में लौट आया था। अब वो इतना पीला नहीं था। दक्ष ने अपना हाथ जुन के माथे पर रखा और उसका तापमान जांचा। ये भी कम हो गया है। यह अच्छा है। ऐसा लगता है कि तुम ठीक हो रही हो। तुम्हें सो जाना चाहिए। मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। उसने जुन को सावधानी से उठाया और उसे अपनी आंतरिक दुनिया में वापस भेज दिया, जहां सांप सम्राट पहले से ही मौजूद था। दक्ष की आंतरिक दुनिया में सांप सम्राट बहुत शक्तिशाली था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि अन्य लोग बहुत कमजोर थे। दक्ष का मानना था कि सांप सम्राट जुन की बेहतर सुरक्षा कर सकता है। उसने जुन को लान कबीले के निवास में रखा और सर्प सम्राट से कहा कि वो उसे अपनी नजरों से दूर न जाने दे। सर्प सम्राट को निर्देश देने के बाद वह तेजी से वहां से चला गया, क्योंकि उसे पीछे छूट जाने के बारे में सर्प सम्राट की बकबक सुनने में कोई रुचि नहीं थी। वो एक बार फिर वास्तविक दुनिया में अपने शरीर में लौट आया। हमारा गाइड वहां जा रहा है, उसने सभी पौधों को देखते हुए बुदबुदाया। लगता है कि मैं आखिरकार आप सभी के बारे में कुछ नहीं जान पाऊंगा। उसने अपनी सूची में सभी पौधों को बाद के लिए रखा, उन्हें पीछे छोड़ना नहीं चाहता था। भले ही वह नहीं जानता था कि वे क्या है, लेकिन इससे इस तथ्य को कोई फर्क नहीं पड़ा कि वे महत्वपूर्ण थे, और निश्चित रूप से एक कारण था कि उन्हें यहाँ रखा गया था। अब यही एक बचा है। उसने सभी पौधे वापस भेज दिए, केवल एक को छोड़ दिया जिस पर अभी भी फल लटके हुए थे। चूंकि उसकी हालत में सुधार हुआ है, इसका मतलब है कि तुम वाकई जहरीले हो। मैं तुम्हें अपने परिवार के हाथों में नहीं पड़ने दे सकता। तुम्हें दूर रखना जरूरी है। उसने पौधे को अपने स्टोरेज रिंग में भी रखा, लेकिन अन्य सामग्रियों से दूरी पर। अब कोई रास्ता निकालना है। वो घूमा और आसपास का माहौल देखने लगा। इस कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था जो उस कमरे तक जाता था जहां से वह आया था। उसे यकीन था कि बाहर निकलने का कोई रास्ता जरूर है। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ईश्वरीय जानवर हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए दीवारें तोड़ते हो, लेकिन वो कोई पोर्टल निर्माण भी नहीं देख पाया। उसने दीवारों पर नजर डाली और कोई गुप्त दरवाजा या कुछ और ढूंढने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। उसे लगा कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। मेरे पास इतना समय भी नहीं है। अरे रुको, उन्हें दरवाजों की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ तभी जब वे टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाएं। क्या जानवरों ने अंतरिक्ष को नियंत्रित किया? मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? शायद मैं ऐसा कर पाऊं। उसका शरीर एक रहस्यमय आभा से घिरा हुआ था। उसी समय उसकी गहरी काली आंखें थोड़ी चमकीली हो गईं, क्योंकि कुछ क्षण के लिए उसकी आंखों में कुछ सफेद धब्बे दिखाई दिए। उसके चारों ओर का स्थान विकृत होने लगा। कुछ ही सेकंड में वह गायब हो गया। वो पिछले कमरे में वापस आया, जहां हर जगह पोर्टल संरचनाएं थी। ये काम कर गया। मैं आगे पीछे टेलीपोर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मंदिर ऊपर से नीचे तक मेरी रेंज में है। मैं यहाँ उस जगह पर वापस टेलीपोर्ट कर सकता हूँ जिसे मैंने पहले देखा था। इसका मतलब है कि मैं आखिरकार सभी जगहों की जांच करने में सक्षम हो सकता हूँ। उसने ये भी देखा कि जिस संरचना पर उसने कदम रखा था वो पुनः प्रकट हो गई थी।
हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। अमर दुनिया की रानी, जिसने गुमनामी में गायब होने से पहले लाखों वर्षों तक इस साम्राज्य पर शासन किया था, वो अनैतिक दुनिया में लौट आई थी। उसने ये गलतफहमी में अपना महल भी वापस ले लिया था कि दक्ष मर चुका है, लेकिन हाल ही में उसे एहसास हुआ कि वह कितनी गलत थी जब दक्ष उसके सामने के दरवाजे पर आ पहुंचा। वो अनैतिक दुनिया से जितनी जल्दी हो सके भाग गई, क्योंकि वह दक्ष का सामना नहीं करना चाहती थी। वो आदमी था जो उसे मारने के लिए नियत था। वो किसी भी तरह से उसके करीब रहने में दिलचस्पी नहीं रखती थी। उसने छिपने के लिए 1000 नश्वर क्षेत्रों में से एक को चुना, और उसने जो क्षेत्र चुना वह कोई और नहीं बल्कि आत्मिक क्षेत्र था। आत्मिक क्षेत्र आध्यात्मिक प्राणियों से संबंधित एक विशेष क्षेत्र था, जो किसी समय अन्य नश्वर संसारों के लिए सबसे बड़ा खतरा थे। वे इतने बड़े थे कि उन्होंने स्वर्गीय लोक का ध्यान आकर्षित किया, जो उन्हें खत्म करने के लिए नीचे आए। अंततः राक्षसी क्षेत्र के हस्तक्षेप से यह निर्णय लिया गया कि आत्मिक जगत को नष्ट नहीं किया जाएगा। इसके बजाय इसे बस अंतरिक्ष में सील कर दिया गया था। भविष्य में आत्मा प्राणी रक्त रेखा वाला कोई भी व्यक्ति इस अवरोध को पार करके अन्य अमर दुनियाओं को खतरे में डालने में सक्षम नहीं था। संपूर्ण आत्मा जगत पहले कई साम्राज्यों और राज्यों में विभाजित था, जिनमें से 2 साम्राज्य प्रमुख शक्तियां थीं। जब तक कोई नहीं आया, तब तक यही स्थिति थी। दक्ष की परीक्षाएं इसी दुनिया में थी। परीक्षा में सफल होने के लिए उसने योजना बनाई और लड़ाई लड़ी। अंततः बिना ज्यादा खून खराबे के दोनों साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया। लेकिन जाने से पहले उसे बताया गया कि वह अपना शरीर वापस नहीं ले जा सकता। कारणों के चलते उसे अपनी आत्मा का एक अंश उस शरीर में छोड़ना पड़ा जिसमें वह इस दुनिया में रहते हुए था। लेकिन ये सब नहीं था। उन्होंने अपने हृदय दानव के क्रोध वाले भाग को भी आत्मा के उस अंश में छोड़ दिया, जिसे उन्होंने पीछे छोड़ा था, बिना ये जाने कि इसके क्या परिणाम होंगे। पीछे छूट गया दक्ष उसके क्लोन जैसा था, जिसकी सारी यादें 2 अलग अलग हिस्सों में बंटी हुई थी। उसे कौशल का ज्ञान भी था, लेकिन उसके पास दक्ष की रक्तरेखा नहीं थी। दूसरी ओर उसका अपना एक अलग वंश था जो बहुत प्राचीन था तथा आत्मिक प्राणियों में से एक से संबंधित था। उसे यहाँ दक्ष द्वारा एक मजबूत नेता के रूप में छोड़ दिया गया था, जिसे उस व्यक्ति की मां की देखभाल करनी थी जिसके शरीर पर दक्ष ने कब्जा कर लिया था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। दक्ष का क्लोन दिन ब दिन और ज्यादा क्रोधित होता जा रहा था। वह अपने दिल के दानव को नियंत्रित करने में असमर्थ था। धीरे धीरे वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण खोता जा रहा था। वह आसानी से चिड़चिड़ा हो जाता था। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी वह लोगों को मार डालता था। वास्तव में उसे बहुत से लोग एक अत्याचारी के रूप में जानते थे, जो उसके या उसके आदमियों के सामने ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि माँ, जिसे रॉयल मदर के नाम से जाना जाता था, कुछ भी कह सकती थी। धीरे धीरे वह साम्राज्य का विस्तार करता रहा। एक के बाद एक उसने आसपास के सभी साम्राज्यों पर युद्ध छेड़े। उसने न केवल युद्ध छेड़े, बल्कि उसने जितने भी युद्ध लड़े उनमें जीत भी हासिल की। वह तानाशाह सरदार दक्ष के नाम से जाना जाता था। वो खुद को दक्ष क्यों कहता था, यह कोई नहीं जानता था। लोग जानते थे कि उसका एक अलग नाम था, लेकिन किसी कारण से उसने अचानक एक दिन सभी को उसे दक्ष कहने के लिए कहा। दक्ष युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था और अपने चारों ओर आग की लपटें देख रहा था। उनकी सेना अंतिम साम्राज्य को जीतने के लिए अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मारती रही। महाराज, अब ज्यादा समय नहीं है जब हम शाही शहर पर कब्जा कर लेंगे। एक आदमी दक्ष के पास आया। तुम बहुत धीमी गति से चल रहे हो, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। मेरी भागीदारी के बिना एक तुच्छ साम्राज्य पर विजय पाने में तुम्हें इतना समय लग गया? हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं, जनरल ने जवाब दिया। बस इतना है कि राजकुमारी वाकई एक अच्छी कमांडर है। वो सेना की ऐसी संरचना बनाने में सक्षम रही है जिससे हमें बहुत देर हो गई। इसके अलावा अन्य साम्राज्यों के सभी बचे हुए योद्धा यहाँ हमारे साथ हैं और हमारी सेनाओं से लड़ रहे हैं। यह उनके आखिरी गढ़ की तरह है। इस बार हम उन सभी को खत्म कर देंगे। जनरल, मुझे असफलता पसंद नहीं है।
मुझे परवाह नहीं है कि वहाँ कितने लोग हैं, उन सभी को बाहर निकालो। यदि आप 6 घंटे में युद्ध समाप्त नहीं कर सकते तो मैं व्यक्तिगत रूप से लड़ाई में शामिल हो जाऊंगा, और जब मैं ऐसा करूंगा तो आप इसे देखने के लिए जीवित नहीं रहेंगे, दक्ष ने कहा और पलट गया। वो अपनी भुजाएं मोड़कर युद्ध क्षेत्र की ओर देखते हुए शांत भाव से खड़ा था। असली दक्ष के विपरीत, जिसने हृदय दानव के प्रभाव को अपने ऊपर ले लिया था, ये दक्ष स्वयं को उसके प्रभाव से मुक्त रखने में असफल रहा। समय के साथ साथ उनमें सत्ता की भूख बढ़ती गई और वे किसी भी असफलता को सहन नहीं कर सके। दुश्मनों का आखिरी गढ़ हो, उसने आसमान की ओर देखते हुए बुदबुदाया, इतना समय बीत गया है और मैं अभी भी नहीं जानता कि इस सीलबंद जेल से कैसे बाहर निकलूं। ये दुनिया मेरे लिए बहुत छोटी है। जब दक्ष विचारों में खोया हुआ था, जनरल का ध्यान एक सैनिक की ओर गया जो उसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा था। दूसरी ओर दुश्मन की तरफ से एक तीर रॉकेट की तरह उड़ता हुआ दक्ष की ओर आया। दक्ष का ध्यान आसमान की ओर था, जिससे वह आते हुए तीर को नहीं देख पाया, लेकिन जैसे ही तीर उसके पास पहुंचा, उसके चारों ओर एक अवरोध उत्पन्न हो गया, जो दक्ष द्वारा पहनी गई अंगूठी से शक्ति प्राप्त कर रहा था। अब जब उसका संपूर्ण आत्मिक जगत पर नियंत्रण हो गया था, तो वह अनेक बहुमूल्य कलाकृतियां एकत्रित करने में सफल हो गया था, विशेष रूप से वे जो स्वर्गीय क्षेत्र के विरुद्ध पिछले युद्ध से बची हुई थीं। वो वास्तव में ऐसे खजानों में दिलचस्पी रखता था क्योंकि वो जितना संभव हो सके उतना मजबूत बनना चाहता था। अवरोध के दिखने से तीर रुक गया, जो अन्यथा दक्ष के माथे पर जा लगा होता, लेकिन इसने उसका ध्यान भी आकर्षित किया। हत्या का प्रयास, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उसके दिल में क्रोध की लहर दौड़ गई। ये तुच्छ कीड़े हत्या का प्रयास करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें अपनी सेना के लिए छोड़कर उनके प्रति बहुत उदारता दिखाई। उन्होंने मेरी उदारता को मेरी कमजोरी समझ लिया। उसने अपने लबादे को हल्के से थपथपाया, जिससे अवरोध हट गया। महाराज, क्या आप ठीक हैं? जो कुछ हुआ उसे देखने के बाद जनरल जल्दी से दक्ष के पास आया। जनरल गु, क्या आप ऐसी विफलता के बाद भी ज्यादा चिंतित नहीं हैं? दक्ष ने जनरल का गला पकड़ते हुए पूछा। अगर मुझे कुछ और पता न होता तो मैं सोचता कि तुम दुश्मनों के लिए काम कर रहे हो और मुझ तक हमला करने के लिए इतना साफ रास्ता छोड़ रहे हो। फिर क्या ये सचमुच एक संयोग है? उसने पूछा, जनरल को घूरते हुए मानो वो उसकी आत्मा में गहराई से झांकने में सक्षम हो। मैं कभी नहीं। हाँ, तुम कभी नहीं जाओगे। दक्ष ने सिर हिलाया, क्योंकि अब तुम मर चुके होगे। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जनरल का गला दबा दिया। उसने जनरल के शव को एक तरफ धकेल दिया। वांग, अब आप नए जनरल हैं। अब इस युद्ध में आपका कोई काम रह गया है। सेना को वापस लौटने को कहिए, मैं खुद जाऊंगा। हाँ मेरे प्रभु। नए जनरल ने तुरंत सभी सैनिकों को वापस बुला लिया। आदेश के अनुसार सैनिक पीछे हटने लगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब वे युद्ध जीतने के इतने करीब थे तो ये सब अचानक क्यों हुआ। सैनिकों को पीछे हटते देख युद्ध के दूसरे पक्ष के लोग उत्तेजित हो गए। क्या हमने उनकी सेना को डरा दिया? हम जीत गए। युन साम्राज्य की राजकुमारी ने अपने महल से युद्ध के मैदान को देखते हुए पूछा। वो सभी दुश्मन सैनिकों को पीछे भागते हुए देख सकती थी। मुझे नहीं लगता कि यह इतना आसान है। कुछ तो गड़बड़ है। हम पीछे थे और वे हमें हराने के करीब थे। अचानक पीछे क्यों हट गए? एक युवक ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। वो पहले गिर चुके साम्राज्य से दूसरा राजकुमार यु था। वो विद्रोही सेना का कमांडर था, जो विजित साम्राज्यों के सभी जीवित सैनिकों से बनी थी, जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया और फिर भी जीवित बच निकलने में कामयाब रहे। सभी विद्रोही दक्ष को हराने के लिए आखिरी बार लड़ने के लिए युन साम्राज्य में एकत्र हुए थे। अब जब तुमने इसका जिक्र किया है तो यह अजीब लगता है। राजकुमारी युन ने सिर हिलाया। मुझे चिंता हो रही है। उसने अपने पीछे खड़े आदमी की ओर देखा। जनरल किन, अपने आदमियों से कहो कि वे सतर्क रहें। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। हाँ राजकुमारी। जल्द ही सभी सैनिक वापस आ गए। वे दक्ष के सामने खड़े होकर निर्देशों का इंतजार करने लगे। तुम सबने मुझे निराश कर दिया है, दक्ष ने सैनिकों से कहा। अब यहीं रुको।
मैं बाकी काम निपटा दूंगा। दक्ष आगे बढ़ा। सैनिकों के समूह एक तरफ हट गए, जिससे दक्ष को जाने का रास्ता मिल गया। महामहिम स्वयं जा रहे हैं। मैंने उन्हें इतने लंबे समय से लड़ते नहीं देखा है। यह नरसंहार होने वाला है। दक्ष को जाते हुए देखकर सैनिकों में से एक ने बड़बड़ाया। महल से होते हुए राजकुमारी ने देखा कि एक आदमी महल की ओर आ रहा है। उस आदमी के हाथ में कोई हथियार नहीं था। वो दूर से उस आदमी का चेहरा साफ नहीं देख पा रही थी। कोई आ रहा है, शांति का दूत? उसने आश्चर्य से पूछा। राजकुमार यू ने एक दूरबीन जैसी वस्तु उठाई और उसमें से देखने लगे, ये सोचते हुए कि कौन आ रहा है। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वह आ रहा है, वो सचमुच आ रहा है। कौन आ रहा है? राजकुमारी यून ने आश्चर्य से पूछा। उसने दक्ष से वो वस्तु ले ली और देखने लगी। ये सरदार है, वो स्वयं आ रहा है। उसने एक कदम पीछे हटते हुए कहा। शांत हो जाओ राजकुमारी, जनरल किन ने कहा। हमें पता था कि ऐसा हो सकता है, इसीलिए हमने रास्ते में जाल बिछाए थे। वास्तव में यह अच्छा है कि वह अकेला आ रहा है। वो जिंदा नहीं जाएगा। ठीक है, बस उसकी कहानियां थोड़ी, मैं ठीक हूँ। राजकुमारी ने आह भरी। तुम सही हो। एक बार जब हम उसे मार देंगे तो युद्ध खत्म हो जाएगा। दक्ष अकेले ही शाही महल की ओर बढ़ता रहा और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस पर हमला करे। सैनिक डर के मारे जम गए। किसी कारण से वे अपने हाथ भी नहीं हिला सकते थे। दक्ष की आभा इतनी डरावनी थी कि उनमें से अधिकांश अनजाने में ही अपने घुटनों पर गिर गए। दक्ष अपने रास्ते में खड़े लाखों सैनिकों के सामने रुक गया। उनमें से अधिकांश को घुटनों पर देखकर उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। मैं इस युद्ध में शामिल हो गया हूँ और मैं अभी भी थोड़ा दयालु महसूस कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि मुझ पर वह तीर किसने चलाया। अगर तुम मुझे जवाब दो और अपने घुटनों पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। मेरे पास धैर्य नहीं है। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ। हा 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 हा। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया, दूर से जोरदार हंसी की आवाज आई। जनरल किन अपने आदमियों के सामने उड़ते हुए आए और उस आदमी ने कहा, तुम उन्हें 3 सेकंड दोगे? क्या मैं तुम्हें 3 सेकंड दूं? घुटनों के बल बैठो और हमसे माफी मांगो और हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। जनरल किन को सरदार दक्ष से इस तरह बात करते देख सभी सैनिक चौंक गए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या वह पागल हो गया है, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी थे जो बेहतर जानते थे। जो लोग घुटनों के बल बैठे थे, उन्हें यून साम्राज्य की गुप्त चालों के बारे में पता नहीं था, लेकिन जो सैनिक खड़े थे उन्हें पता था। यही कारण है कि जब सरदार स्वयं उनके सामने खड़ा था, तब भी वे खड़े रहे। तुम मुझे 3 सेकंड दो, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एक कीड़े के लिए बहुत मनोरंजक। आगे बढ़ो, मैं फिर 3 सेकंड इंतजार करूंगा। वो हाथ जोड़कर गिनती करते हुए प्रतीक्षा करता रहा। 1, 2। दक्ष ने गिनती शुरू की। उसे खुद गिनती करते देख जनरल किन मुस्कुराया। 3 सेकंड बीत चुके हैं, अब क्या? दक्ष ने पूछा। जैसे ही दक्ष ने बोलना समाप्त किया, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी ताकत को चूस रहा है और उसका शरीर भारी लगने लगा था। भौहें सिकोड़ते हुए उसने नीचे देखा तो पाया कि उसके पैरों के नीचे एक विशाल संरचना चमक रही थी। यह वही संरचना थी जो उसकी ऊर्जा चूस रही थी तथा उसे कमजोर बना रही थी। दरअसल उसके लिए स्थिर खड़े रहना भी एक संघर्ष था। उसका शरीर इतना भारी था कि उसे लगा कि घुटनों के बल बैठ जाना राहत की बात होगी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। दुश्मनों के सामने घुटने टेकना उसकी शान के खिलाफ था। शत्रुओं को ऐसी चालें चलकर अपना मान हरण करने का प्रयत्न करते देखकर वह और भी अधिक क्रोधित हो गया, जिससे उसका मनोबल और भी बढ़ गया। वह हाथ उठाकर ताली बजाता है। बूम! एक साधारण सी ताली के बाद उसके शरीर से ऊर्जा की एक शक्तिशाली लहर निकली, जो उसके चारों ओर फैल गई। यह जमीन और उस पर बनी संरचनाओं को नष्ट करता रहा। अब जब संरचना नष्ट हो गई थी, तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। आपने मुझे दिखाया कि आपके 3 सेकंड के अंत में क्या हुआ, अब मुझे भी वही करने दो, उन्होंने शैतानी मुस्कान दिखाते हुए कहा। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी अंगूठी में से एक शक्तिशाली भारी तलवार निकाली।
तलवार किसी अज्ञात पशु की हड्डियों से बनी हुई प्रतीत होती थी, लेकिन वो शक्ति से भरपूर थी और इतनी तेज थी कि स्टील को भी काट सकती थी। तलवार की मूठ पर एक बंद आंख दिखाई दे रही थी। यह वही तलवार थी जो दक्ष ने बहुत खोजने के बाद पाई थी। यह उस युग की थी जब यहाँ दानव और स्वर्गीय योद्धा लड़ते थे। उसने जो माना उसके अनुसार ये तलवार एक उच्च श्रेणी के शैतान की थी, जो उसके गहरे रंग की आभा को और निखारती थी। यह एक दानव श्रेणी का हथियार था। जैसे ही दक्ष तलवार लेकर आया, मौत और विनाश का माहौल दूर दूर तक फैल गया, जिससे सभी लोग और भी अधिक कांपने लगे। जनरल किन सहित उसका चेहरा पीला पड़ गया। दक्ष ने उस संरचना को नष्ट कर दिया था जो उनका तुरुप का पत्ता था, और अब वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र था। उसने दक्ष को तलवार घुमाते हुए देखा और उसे समझ आ गया कि यह युद्ध हार चुका है। वास्तव में उनके पास युद्ध जीतने का कोई मौका ही नहीं था। अंधकार की एक घातक चाप उन पर उड़ती हुई आई, जिसने पूरी धरती को ढक लिया। चाप ने खड़े हुए सभी लोगों की छाती चीर दी। कई शव दो टुकड़ों में बंटकर जमीन पर गिर पड़े। जो लोग शुरू में ही घुटनों के बल बैठ गए थे, वे ही अभी जीवित हैं। अब जो लोग जिंदा बचे हैं, क्या आप बताएंगे कि किसने मुझे गोली मारने की कोशिश की? उसने घुटनों के बल बैठे लोगों से पूछा, या मुझे फिर से वही करना चाहिए? लगभग सभी ने एक ही व्यक्ति की ओर इशारा किया, हालांकि वो व्यक्ति पहले ही मर चुका था। वो जनरल किन के ठीक पीछे खड़ा था। मैं वो कैप्टन वू था, सैनिकों में से एक ने कहा। यह आदमी, दक्ष ने मृत व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसके साथ समय बिताता। उसने फिर से अपनी तलवार घुमाई और उस सैनिक को मार डाला जो उसे पहले न बताने के कारण घुटनों पर बैठा था। इससे उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। काम खत्म करने के बाद वो अपने रास्ते में पड़े शवों के ऊपर से चलता हुआ शाही महल की ओर बढ़ गया। ये संरचना उसे एक मिनट के लिए भी नहीं रोक सकी। आखिर वो किस तरह का आदमी है? राजकुमार यू ने उन्मादपूर्ण ढंग से कहा। जब उसका यू साम्राज्य हमला कर रहा था तो दक्ष वहां भी नहीं गया था। वह अपने महल में वापस आ गया था, इसलिए यू ने उसे नहीं देखा था। उसने वास्तव में दक्ष की ताकत की कहानियां सुनी थी, लेकिन वह हमेशा उन्हें प्रशंसा के भूखे व्यक्ति द्वारा कही गई अतिरंजित कहानियां मानता था। दक्ष को अभी देखकर उसे लगा कि कहानियां उतनी बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी जितना उसने सोचा था। असल में कहानियां उसकी असली ताकत के साथ न्याय नहीं करती थी। उसने प्राचीन काल की खोई हुई संरचना के बारे में पढ़ा था। वह जानता था कि यह कितनी मजबूत थी। किसी व्यक्ति के लिए इसे इतनी आसानी से नष्ट करना समझ में नहीं आता था। हमें भागना चाहिए, उसने राजकुमारी से कहा। कहाँ भागो? राजकुमारी यून ने पूछा। मैं अपना साम्राज्य नहीं छोड़ सकती। यदि तुम नहीं आओगे तो सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि तुम मर जाओगे। तुम्हारे साथ इससे भी बुरी चीजें हो सकती है। तुम्हें भागना चाहिए। आओ। राजकुमार यू ने राजकुमारी यून का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा। वह जल्द ही महल से बाहर निकल गया और राजकुमारी यून को अपने पीछे बैठाकर घोड़े पर चढ़ गया। घोड़ा महल से दूर उस दिशा में भागने लगा जिस दिशा से दक्ष आ रहा था। दक्ष महल में पहुंचा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। उसने पूछा कि वह तथाकथित राजकुमारी कहाँ है, जो उसने जो सुना था उसके अनुसार इस प्रतिरोध की निर्माता थी। कुछ समय पहले ही उन्हें सूचना मिली कि राजकुमारी यू हाल ही में राजकुमार यू के साथ भाग गई है। उन्होंने दिशा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। राजकुमार यू घोड़े पर सवार था, जो जितनी तेजी से भाग सकता था भाग रहा था। तभी उसके सामने एक द्वार खुला। द्वार से एक महिला बाहर निकली। ये दुनिया थोड़ी देर के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। अल्पविराम। जैसे ही महिला द्वार से बाहर आई, वह ये देखकर दंग रह गई कि एक घोड़ा उसकी ओर आ रहा है और उसे टक्कर मारने वाला है। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं, जिससे उसके आसपास का गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। बढ़ते दबाव के कारण घोड़ा घुटनों के बल पर आ गया, जिससे वह गिर गया। उसने घोड़े पर बैठे आदमी और औरत को देखा जो उसके पैरों पर गिर पड़े थे। आपने क्या किया? महिला ने पूछा। मैंने उन लोगों को रोका जो मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या इसके लिए मुझे अनुमति की आवश्यकता है?
हम तुम्हें मारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हम इस जगह से जितना संभव हो सके उतना दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। राक्षस हमारे पीछे पड़ा है, तुम्हें भी यहाँ से चले जाना चाहिए। अगर तुम उसके रास्ते में खड़े हुए तो वह तुम्हें भी मार देगा। राजकुमार यू ने खड़े होते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी है, घोड़ा घायल हो गया है। राजकुमारी यून ने घोड़े के पैरों पर घाव देखकर कहा, जो दर्द से कराह रहा था। कोई राक्षस तुम्हारा पीछा कर रहा है। अनैतिक रानी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, मुझे देखना है कि वह कौन सा राक्षस है जो मुझे यहाँ मार सकता है। उसके मन में केवल एक ही बात घूम रही थी,